सवाल को वो आदमी अनसुना करते हुए बोला, मेरी पहचान जानकर क्या होगा, धंधे की बात है, धंधे की तरह करते हैं ना। वैसे भी हमने जहां तक सुना है आप लोग तो धंधे में पर्सनल बात करते ही नहीं हो। ये सुनकर अलीजा दबी आवाज में बोली, ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अलीजा की बात पर सामने वाले आदमी ने खुश होते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस 100 करोड़ चाहिए। इतना सुनते ही अलीजा का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता भी है 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? इसकी फिक्र आप ना करें, अगर 1-2 जीरो कम भी हुआ तो इस काम के लिए मैंने एक अकाउंटेंट रखा है। सामने वाले आदमी ने इतनी सीरियस बात का मजाक बनाते हुए कहा तो अलीजा ने कहा, इतने नहीं दे सकती, ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ दे सकती। ओके, डील डन, सामने वाले आदमी ने कहा, जिसे सुनकर अलीजा पहले तो शॉक हुई कि 100 करोड़ से 20 करोड़ पर कैसे मान गए। लेकिन मन ही मन अलीजा ने खुद से कहा, काश किसको 10 करोड़ ही बोलती। जहां एक और अलीजा ने डील तो कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके मन में थोड़ी बहुत शंका तो थी ही। वहीं दूसरी तरफ रूही की नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। वो उसके पास आई तो उसे पीछे से गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखा। रूही ने बाकी पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करते हुए कहा, अंदर जाने का रास्ता मिल गया है, सब ध्यान से आना। ये सुनकर सभी पुलिस वाले आद्या और रूही के साथ गुफा के अंदर चल पड़े। रूही जैसे ही अंदर आई तो उसे एक सफेद कपड़ा पहना आदमी दिखा, जिसे देख रूही कुछ बोलती इतने में आद्या ने उस आदमी पर पिस्टल तानते हुए कहा, कौन हो तुम और विक्रांत का? लेकिन उस क्लैडियन पर आद्या की बात का कुछ फर्क नहीं पड़ा, न ही उसे किसी तरह का डर लग रहा था। पुलिस वाले जैसे ही उसे पकड़ने लगे कि तभी वहां रहबर आ धमका। रहबर के आते ही उसने दूर से कहा, आप जिसकी तलाश में आए हैं वो अंदर आराम कर रहे हैं। ये सुनकर आद्या ने गन उस पर पॉइंट की, फिर वो उन दोनों को विक्रांत के पास लेकर आया। रहबर जैसा भी खुद को दिखा रहा था वो इससे पूरा ऑपोजिट था। आद्या और रूही ने विक्रांत को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत तुम ठीक तो हो ना? विक्रांत अभी भी बेहोश ही पड़ा था। 2 पुलिस वालों ने विक्रांत को अपने कंधे पर उठाया, जिसके बाद रूही ने रहबर की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया आपका, आप महान हैं, आपने इसकी जान बचाई। ये सुनकर रहबर कुछ कहता इतने में ही आद्या ने कहा, हमें इस जगह की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। ये सुनकर रहबर ने स्माइल पास करते हुए कहा, हाँ जरूर, मन की शांति के लिए जो आप करना चाहें कर सकती हैं। पर इससे पहले कि कोई तलाशी लेना शुरू करता, रूही ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। रूही की बातें सुनकर पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी, लेकिन रहबर बड़ा खुश था, जैसे उसे कोई उसका पुराना साथी मिल गया हो जो उनकी जैसी सोच रखता हो। कुछ देर बाद बगैर तलाशी के लोग वापस निकल पड़े। आद्या का ध्यान रूही पर ही था। जब रूही निकल रही थी तो क्लैडियन लोगों की तरह उसने भी प्रे की और कुछ मंत्र पढ़े। ये देख आद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी की अभी रूही से जानना चाहती थी कि ये क्या था, लेकिन इस वक्त तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। रात के करीब 10 बज चुके थे। विक्रांत हल्का सा होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर में है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे उसके पापा नजर आए। उन्हें देखकर विक्रांत खड़ा होने की कोशिश करने लगा तो मिस्टर देवराय उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए बोले, लेटे रहो, कैसे हो? ये सुनकर विक्रांत बोला, ठीक हूँ। तभी विक्रांत को अपने सर पर चोट का एहसास हुआ। वो दर्द से करहाने लगा तो मिस्टर देवराय ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे सर पर पीछे थोड़ी सी चोट लगी हुई है तो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाता हूँ। नहीं डैड, रहने दे, भूख नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कैसे? विक्रांत की बात को बीच में काटते हुए मिस्टर देवराय बोले, अच्छा ठीक है, बाद में बना दूंगा, पर तुम ये बताओ तुम वहां क्या लेने गए थे? क्या तुम्हें कुछ याद है? ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, उस गुफा के अंदर कुछ मिला? नहीं, शायद नहीं, रोही ने अभी तक कुछ बताया नहीं। मिस्टर देवराय के कहते ही विक्रांत को सोच में था तो मिस्टर देवराय फिर से बोले, तुम्हें कुछ याद है? तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, पहले मैं उस हिल एरिया में गया तो वहां पर कुछ चोर लुटेरों से मेरा सामना हुआ। फिर उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहाँ सफेद कपड़े वाले लोगों को लूटते रहते हैं। तो जब मैंने जाना वहां एक गुफा थी तो मैं उस गुफा के अंदर में गया, लेकिन फिर किसी ने अचानक मेरे सर पर पीछे से वार कर दिया और शायद मैं वहीं पर गिर पड़ा। विक्रांत ने अपने डैड को बताया, जिसे सुनकर विक्रांत के डैड कुछ समझ पा रहे थे। तुम्हें पक्का यकीन है कि यही हुआ था? हाँ डैड, यही हुआ था।
विक्रांत ने कहा। तभी वहां कॉफी लेकर एक औरत आई जो कि इनके घर में किचन का काम करती है। मिस्टर देवराय ने कॉफी विक्रांत को पकड़ाते हुए कहा, चलो तुम कॉफी पियो, हम बाद में बात करेंगे। अपने डैड की इस बात पर विक्रांत कुछ कहना चाहता था, पर फिर उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। जहां एक और विक्रांत को सब कुछ याद है, तो वहीं दूसरी तरफ आद्या अपने घर की छत पर बैठे बैठे ड्रिंक कर रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि रूही ने वहां प्रे क्यों की। रूही ने उस जगह की तलाशी लेने से मना क्यों कर दिया। लेकिन इन दोनों सवाल का जवाब अभी आद्या के पास नहीं था। दूसरी तरफ क्लेड के सामने रेबर खड़ा था और उसके साइड में ही अलीजा बैठी थी। दोनों के हाथों में महंगे शराब से भरा एक एक ग्लास था। क्लेड ने अपना ग्लास सामने टेबल पर रखते हुए रेबर से कहा, तुमने कमाल कर दिया रेबर, जिस तरह आज तुमने मासूमियत का ढोंग खेला, यकीन करो तुम वाकई में बेस्ट हो। शुक्रिया सर, रेबर ने गर्दन झुकाकर कहा। कि तभी अलीजा ने कहा, अब आगे का क्या सोचा है। ये सुनकर क्लेड ने कहा, माल नेपाल में एंटर कर चुका है, कल सुबह ही मैं और तुम नेपाल के लिए निकल जाएंगे। वहां 2-4 पार्टी आने वाली, जिसका रेट ज्यादा होगा उसे सप्लाई कर देंगे। ये सुनकर अलीजा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जब हमारा माल एंड में सबसे ज्यादा कोरिया ही जाता है तो हम सीधा उन्हें सप्लाई क्यों नहीं कर देते। बीच में चाइना वाले लोगों का क्या काम। कोरिया छोटा मार्केट है और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। दोनों को खूबसूरत रहना है और दोनों हमारे प्रोडक्ट से खूबसूरत दिखने लगते हैं, क्लेड ने कहा। जिसे सुनकर अलीजा ने कहा, साले हमारी खाल से अपनी खाल चमकाने में लगे, लेकिन अंधा पैसा भी तो दे रहे। पता है इतनी महंगी तो उन्हें सर्जरी भी नहीं पड़ती जितना महंगा हमारा माल उन्हें पड़ता है, मिस्टर क्लेड ने कहा। क्लेड की इस बात पर अलीजा ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्लेड की बातों से लग रहा है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसमें इंसानी खाल की मिलावट की जाती है और फिर उसे कोरिया के मार्केट में कुछ हाई क्लास लोगों को बेचा जाता है ताकि उनकी स्किन हमेशा के लिए तरोताजा रहे। जहां एक तरफ क्लेड तो आज बड़ा खुश नजर आ रहा था कि उसका माल भी सेफली नेपाल पहुंच गया, रेबर ने भी पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने डैड के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। विक्रांत से उसके डैड ने कहा, अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, रूही तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, जी ठीक है। जबकि विक्रांत कहना चाहता था कि ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है कि वो रूही को साथ लेकर जाए, लेकिन खाने के वक्त वो अपने डैड से कोई बहस नहीं करना चाहता था और उसे पता था कि उसके डैड को उसकी फिक्र है, तभी वो इतना कह रहे हैं। फिर विक्रांत ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप तो घर में भी पुलिस वाले बने हुए हैं। यह सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं मुझे बस फिक्र है। तो मैंने कहा, कोई ऑर्डर नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम उसे साथ लेकर जाते हो या नहीं, बस फिक्र है। हाँ समझ गया, विक्रांत ने कहा। जैसे सुनकर मिस्टर देवराय ने पूछा, क्या समझ गए। तो विक्रांत ने स्माइल पास करते हुए कहा, यही कि रूही वाली बात ऑर्डर नहीं बल्कि एक बाप की अपने बेटे से एक रिक्वेस्ट है। हाँ सही कहा, मिस्टर देवराय बोले। मिस्टर देवराय और विक्रांत घर पर एक बाप और बेटे के जैसे रहते थे। इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन जब ड्यूटी पर होती ये दोनों ही भूल जाते हैं कि ये बाप और बेटे भी हैं। विक्रांत थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा तो उसे ना चाहते हुए भी सोना पड़ा, लेकिन विक्रांत का मन हो रहा था कि वो वापस से हिल एरिया की तरफ जाए, क्योंकि विक्रांत के दिमाग में एक ही शक का बीज है कि अगर वहां सब कुछ नॉर्मल था तो फिर किसी ने उसके सर पर पीछे से वार क्यों किया। इस सवाल का जवाब तो विक्रांत को कल सुबह ही मिलेगा। अगले दिन सुबह हुई, विक्रांत सीएयू के लीड ऑफिस आ पहुंचा। आद्या की नजर सबसे पहले विक्रांत पर पड़ी तो उसने पूछा, कैसे हो सर। ठीक हो, जोसेफ को अरेस्ट कर लिया या नहीं, विक्रांत ने पूछा, जिसके जवाब में आद्या ने कहा, रूही गई थी, वो उसे शायद मिला नहीं तो उसकी तलाश जारी है। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, ओके रूही कहाँ है, अभी आने वाली है, आद्या ने कहा। जिसके बाद विक्रांत ने कहा, कल जब तुमने उस गुफा के अंदर तलाशी ली तो कुछ मिला था क्या। ये सवाल सुनकर आद्या पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर थोड़ा सोच कर बोली, हमने तलाशी नहीं ली। तो तभी विक्रांत ने कहा, तुम में से किसी ने वहां छानबीन नहीं हो चाहिए कि तलाशी नहीं ली। नहीं, मैंने कहा कि हम तलाशी लेते हैं, लेकिन मिस रूही ने मना कर दिया। अब मैं उनके ऑर्डर के खिलाफ जाकर तलाशी नहीं ले सकती थी। आद्या की इस बात से विक्रांत का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। तभी आद्या ने आगे कहा, और एक बात बतानी है जो कल रात से मुझे परेशान कर रही हो, जल्दी बोलो, विक्रांत ने कहा। जिसके जवाब
जवाब में आद्या कुछ कहती, इतने में सिद्धू अंदर आते ही बोला, सर जोसेफ की लोकेशन मिल गई है, चलो फिर अरेस्ट करते हैं आरामी को। विक्रांत ने कहा। आद्या जो कहना चाहती थी वो उसके मन में ही रह गया। विक्रांत, आद्या और सिद्धू तीनों ही जोसेफ को पकड़ने के लिए ऑफिस से निकल ही रहे थे कि तभी सामने से टिकाता हुआ दिखा तो विक्रांत ने पूछा, ये कौन है? साइबर एक्सपर्ट है, उस डिजिटल डायरी को अनलॉक करने में लगा हुआ है, मिस रोही लेकर आई थी, आद्या ने कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने कुछ नहीं कहा, जैसे विक्रांत को रोही के नाम से ही गुस्सा आने लग गया। फिर ये लोग यहाँ से निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान जोसेफ किसी लड़की के साथ एक होटल में रुका हुआ था। वो लड़की जोसेफ से बोली, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? नहीं, जोसेफ ने कहा, जिसके जवाब में उस साथ वाली लड़की ने कहा, फिर वो मैनेजर तुम्हें देखकर अनप्रोफेशनल बिहेव क्यों कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुनकर जोसेफ ने कहा, एक फैक्ट की बात बोलूं? हाँ जरूर, उस लड़की ने कहा। तो जोसेफ ने आगे कहा, 90% इंडियंस को प्रोफेशनल होना ही नहीं आता। हम सब पर्सनली हो रखे, ना यहाँ टैक्सी वाला प्रोफेशनल होना जानता है, ना यहाँ का कार वाला। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे उसे भी ये बात सही लगी। इधर होटल के नीचे पार्किंग एरिया में विक्रांत की कार आ रुकी। विक्रांत, आद्या और सिद्धू तीनों जल्दी से उतर कर बाहर निकले और उनकी नजर होटल पर पड़ी तो विक्रांत की आंखें बड़ी हो गई। क्या वाकई में जोसेफ आज अरेस्ट हो जाएगा या फिर भाग निकलेगा? आद्या के दिमाग पर रोही के बिहेवियर का क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।